जय हिंद बच्चों, वेलकम टू तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हिंदी रोली में अभ्यासक्रम जो आधा बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है कि आज अयोध्या में जो श्री राम की जन्मभूमि है वहाँ पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसका आज भूमि पूजन है, तो उनकी आप सबको ढेर सारी बधाई है। आप टीवी में देख रहे होंगे, अभी लाइव प्रोग्राम आ रहा है और सबके घर में दिवाली जैसा माहौल है आज। और हम आशा करते हैं कि ये जो मंदिर है वो भव्य से भव्य बने और पूरे विश्व में हमारे भारत की जो नामना है, हमारा भारत देश है, उसकी प्रगति बढ़ती जाए, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज आपको दे रही हूँ। अब हम हिंदी में जो अभ्यासक्रम बाकी है पार्ट 1 का, वो आज हम करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर जो थे पेज नंबर 17 और 18 में जो प्रश्न 7 तक थे, प्रश्न 7 फिर बाद भाषा की प्रश्न 1, वहाँ तक हमने आगे के लेक्चर में समझा था। अब उससे आगे प्रश्न 2 है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जब भी लेक्चर स्टार्ट हो, आप मोबाइल स्टार्ट करो, तब टेक्स्ट बुक खोलकर बैठिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, लिखा रही हूँ, वो आप देखते जाओ, समझते जाओ और साथ में मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर है रोली, हिंदी रोली, पेज नंबर 18, पाठ 1, मेलों की वेला। अभ्यासक्रम प्रश्न 2, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद जो शब्द है उनको हमें, उन वर्णों को, उन शब्दों को हमें अलग करना है, स्वर और व्यंजन को हमें अलग करना है। पहला है बस्ती। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब वर्ण में से मतलब कि व्यंजन से स्वर अलग करते हैं, हम उसको विच्छेद करते हैं, हटाते हैं स्वर को, तो हलंत लगता है, मतलब कि पैरों पर ऐसा चिन्ह लगता है शब्द के नीचे। और जब वर्ण को जोड़ो, जो वर्ण विच्छेद है उसको जब जोड़ना होता है, तब हलंत हट जाता है, स्वर और व्यंजन एक हो जाता है। बस्ती, ब, अ, ब में अ की मात्रा होती है, स्वर होता है, उसको अलग करना है। स, स त से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब विच्छेद होगा तो स त से अलग हो जाएगा, फिर त ई से अलग हो जाएगा और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। अब है दुल्हन। ये छोटा ऊ आएगा यहाँ पर, ल, ह, अ, न और अ। दुल्हन, द में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, ठीक है, यानी हुआ दू। फिर ल, ह से जुड़ा हुआ है तो हमें ल को ह से अलग करना है, पूरा ल आएगा
उसमें हलंत लगेगा। फिर ह दुल्हन, मतलब कि ह में हलंत आएगा, अ उनमें से अलग होगा ह से। फिर न से अ अलग हो जाएगा, पूरा शब्द क्या बनेगा? दुल्हन। अभी है परिश्रम। आपकी टेक्स्ट बुक में ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें आपको ये लिखना है। आपको मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है अभ्यासक्रम, और फिर जब भी आप वीडियो देख लो उसके बाद टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही आपको नोट में लिखना है हिंदी की, ठीक है? परिश्रम, प अ र ई, छोटी ई की मात्रा आएगी। फिर श, आपको याद रखना है स्र में, स्र कैसे बनता है? श और र से। तो आपको जब भी वर्ण विच्छेद करना हो तब आपको स्र में पूरा श, र और फिर अ ऐसे वर्ण विच्छेद होगा। ऐसे नहीं कि श्र में से अ आपने हटा दिया, उसमें अ की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि श्र बनता है दो अलग वर्णों को जोड़कर, मतलब कि श और र से बनता है श्र, ठीक है? तो श, र, अ, म और अ, ठीक है? परिश्रम, प अ, प से अलग हुआ अ, र ई, र से अलग हुई ई, प री, ये छोटी ई की मात्रा है, मतलब कि ऐसे ही लिखना है। श्र, श्र कैसे बनता है? श और र को मिलाकर श्र बनता है, मतलब कि श्र पूरा अलग करना है, श र, और उसमें मात्रा अ की बोली जाती है, श्र, श्र, मतलब कि हमें अ को भी उसमें लिखना है, अलग स्वर को हटाना है। और म अ, हो गया ये पूरा परिश्रम। अभी है लक्ष्मी। ल अ, क्ष में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे स्र में हमने श और र को अलग किया। तो जैसे क्ष कैसे बनता है? क और श को मिलाकर क्ष बनता है, तो हमें क्ष का पूरा वर्ण लिखना है और फिर हमें उस वर्ण को अलग करना है, मतलब कि उसमें जो भी मात्रा बोली जाती है, जो भी स्वर उसमें लिखा जाता है, उसको हमें अलग करना है। लक्ष, यहाँ पर अ की मात्रा हमने जोड़ी थी, अलग की थी, मतलब कि श्र में अ की मात्रा आती है। यहाँ पर हम अ की मात्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्ष म से जुड़ा हुआ है, आधा है, मतलब कि क्ष जो है दो वर्णों को जोड़कर बना है। तो जो ये वर्ण है, जो सही वर्ण है, मतलब कि क और श हम लिखेंगे लेकिन उसमें अ की मात्रा नहीं आएगी। और म बड़ा ई, ठीक है? ल अ, ल से अ विच्छेद हुआ, क श मतलब कि क्ष, और म ई मतलब कि मी, यानी पूरा शब्द बना लक्ष्मी। गुंज, ग से उ को अलग किया, बड़ा उ। यहाँ पर क्योंकि गुंज, यहाँ पर कौन सी मात्रा है? रेफ वाली। कौन सी रेफ की? आधा है, यहाँ पर आप दिख रहे हो। तो ये जो मात्रा है उसका हमें यहाँ पर स्वर जो है गुंज, जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ पर अलग से लिखना है। तो गुंज, झ से अलग दूर हुआ। बस्ती, दुल्हन, परिश्रम, लक्ष्मी और गुंज, ये पांचों जो वर्ण विच्छेद है, शब्दों को अलग करना, वर्ण और स्वर को अलग करना,
ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है अभी, और उसके बाद आपको नोट में लिखना है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन को अलग करना मतलब वर्ण विच्छेद। और अगर आपको ऐसे विच्छेद करके दिया हो और बोला जाए कि वर्ण को जोड़ो, तो ये जो हलंत है शब्द में, वर्ण से स्वर अलग होता है, यानी कि व्यंजन से स्वर अलग होता है तो हलंत लगता है, और व्यंजन और स्वर को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये हलंत हट जाता है। तो क्या बन जाता है पूरा? बस्ती, फिर दुल्हन, फिर परिश्रम, लक्ष्मी और गुंज। समझ में आ गया आप सबको? तो ये पहले आप लोग अभी टेक्स्ट बुक में लिख लेना, ठीक है। अब इसके आगे हम प्रश्न जो 3 है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। संज्ञा क्या है? आप आगे 4th में पढ़ चुके हो, 3rd में भी आया था कि कितनी संज्ञाएं होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कोई व्यक्ति का नाम हो तो उसे व्यक्ति कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी अगर आप में खुशी का माहौल हो, खुशी आपको महसूस हो रही हो, या फिर आप कुछ ऐसे मतलब कि अभी आप देख रहे हो कि गर्मी बहुत सी हो रही है, आप गर्मी महसूस कर रहे हो, तो ये भाव है। मतलब कि कुछ महसूस करना, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी क्या होता है? पूरी जाति आ जाती है। विद्यार्थियों मतलब कि स्टूडेंट्स, मतलब कि सारे विद्यार्थी उसमें आ जाते हैं। वो चाहे नर्सरी का हो, चाहे 5th का हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे वो MBA करता हो, चाहे वो कोई भी पढ़ाई करे, वो सब विद्यार्थी ही कहलाते हैं। मतलब कि पूरी जाति होती है, उसमें गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी ही कहलाते हैं, ठीक है। फिर पुरुष जाति मतलब कि महिलाएं, तो महिलाओं की पूरी जाति, महिलाएं, फिर चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे आंटी हो, चाहे कोई बाहर की हो, फिर सब जितने भी महिलाएं हैं, महिलाओं की जाति। समझ में आ गया? व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक किसी का नाम, भारत देश है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब कि पूरे विश्व में भारत ही देश है एक, भारत जैसे बहुत सारे देश नहीं है। मतलब कि गुजरात है तो पूरे गुजरात राज्य में, पूरे भारत में एक गुजरात ही राज्य है। उसके अलावा बहुत सारे राज्य के नाम गुजरात नहीं है। जैसे सुरेंद्रनगर शहर में हम रहते हैं अभी, तो पूरे गुजरात में हमारा शहर जो एक है वो सुरेंद्रनगर है। बहुत सारे शहरों के नाम सुरेंद्रनगर नहीं है। ऐसे जो नाम होते हैं किसी व्यक्ति, यानी कोई क्लास में पढ़ता है, किसी का नाम मोहन है, तो हम पहचानते हैं कि मोहन इनका नाम है, ये बच्चे का नाम ही मोहन है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आपको ऐसे पहचानना है कि ये जो पूरा वाक्य है उनमें से कौन सी संज्ञा है। फूल है तो फूल क्या होगा? गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, तो बहुत सारे फूलों के नाम हैं, तो वो पूरी जाति हुई फूलों की, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। अगर ऐसा कहे कि गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब क्या हुआ? गुलाब व्यक्तिवाचक हुआ कि गुलाब एक फूल का नाम है। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर प्रश्न 3 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। पहला है धरती नाच उठी। क, धरती नाच उठी है। चलो अब आपको पहचानना है कि धरती नाच उठी में संज्ञा कौन सा शब्द है और कौन सी संज्ञा है। अभी तो आपको सिर्फ संज्ञा शब्द ही चुनना है, ठीक है। धरती नाच उठी, अभी आपको शब्द पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है।
धरती है, नाच उठी है, इनमें से कौन सा है? धरती। समझ में आ गया? धरती क्या है? संज्ञा। धरती किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। धरती माता, जो हम जिसको धरती माँ को पूजते हैं। समझ में आया? तो ये व्यक्ति में भी परिवर्तन होता है और ये जातिवाचक मतलब कि जाति मतलब कि धरती की पूरी जाति नहीं है, ये भाव। तो हम धरती माँ को उसको प्रणाम करते हैं, हमारी मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं, उसको पूजते हैं, मतलब कि ये कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। यहाँ पर कौन सा शब्द संज्ञा है? धरती। दूसरा है पोंगल। पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं। यहाँ पर क्या मनाने के लिए सभी जाग गए? पोंगल, जो एक त्योहार है। आपको पता है पोंगल मनाना मतलब कि सूरज की पहली जो किरण होती है फसल पर पड़ती है और फसल काटी जाती है, वो लोग उन त्योहार में वो बदल देते हैं अवसर को और वो त्योहार मनाते हैं। ये पोंगल मनाना मतलब कि ये संज्ञा हुई। आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे। आज हम क्या खरीदने जाएंगे? पिचकारी हम खरीदने जाएंगे, लेकिन क्या? पिचकारी। मतलब कि संज्ञा शब्द कौन सा है? पिचकारी। आप टेक्स्ट बुक में साथ साथ लिखते जाओ। फिर है उसने बहुत तेज क्या बजाया? ढोल बजाया। उसने बहुत तेज क्या बजाया? ढोल। तो ढोल शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। अब है अंत में, मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा। मैं क्या देखने जाऊंगा? मेला। मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा। मैं देखने जाऊंगा, लेकिन क्या? मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, मैं बाजार देखने जाऊंगा, क्या देखने जाऊंगा? मेला। कौन सा शब्द? मेला। यहाँ पर संज्ञा है। समझ में आ गया? आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। कौन सी संज्ञा है ये अभी यहाँ पर हमने नहीं बताया है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इन पूरे वाक्य में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा कहलाता है। तो धरती नाच उठी में धरती शब्द, पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए, उसमें पोंगल शब्द संज्ञा है। आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे, उसमें पिचकारी शब्द संज्ञा है। उसने बहुत तेज ढोल बजाया, मतलब कि ढोल शब्द जो है वो संज्ञा है। मैं आज मेला देखने अवश्य जाऊंगा, उसमें मेला शब्द जो है वो संज्ञा है। ये जो 5 वाक्य है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, उसके बाद नोटबुक में। इनमें से आपको जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और ब्लैंक्स में वो शब्द आपको लिखना है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न 4, संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, जगह यानी स्थान या भाव के नाम को
क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को, किसी जगह को, किसी भाव, हमारे अंदर कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? सबके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। भाव यानी विचार, भाव यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है उसे क्या कहते हैं? भाव। किसी के प्रति हमें बहुत मान होता है, किसी के प्रति हमें कभी कभी बहुत ही गुस्सा आ जाता है, या फिर हमें खुशी महसूस होती है, हम ठंडी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं। कभी हमें कुछ लग जाए तो हम तुरंत हमें दिमाग में ऐसा लगता है कि हमें कहाँ पर लगी है, हमें दर्द हो रहा है, मतलब कि वो एक भाव है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रश्न 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। परिश्रम करने वाला, तो हम ऐसा नहीं कहते कि ये बच्चा जो है वो परिश्रम करने वाला है, हम क्या कहते हैं? ये बच्चा जो है वो बहुत ही परिश्रमी है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये ग्रामर में हमने पढ़ लिया है 4th में कि अनेक शब्द, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर कुछ एक शब्द में बात कहनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द बनाना। परिश्रम करने वाला क्या होता है? परिश्रमी। समझ में आ रहा है? वन में रहने वाला, जो वन में रहता है उसे क्या कहते हैं हम? वनवासी। वन में रहने वाला क्या होता है? वनवासी होता है। परिश्रम करने वाला क्या होता है? हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही परिश्रमी है, बच्चा बहुत ही मेहनती है, मतलब कि यात्रा करने वाला। जब भी कोई यात्रा करने जाता है तो हम ऐसे तो नहीं कहते कि ये यात्रा करने वाला व्यक्ति है, हम क्या कहते हैं? ये यात्री है। समझ में आ रहा है? नृत्य करने वाला, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नृतक। बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वादक, जो बांसुरी बजाता है उसे क्या कहा जाता है? बांसुरी वादक। अनेक शब्द के लिए एक शब्द परिश्रम करने वाला होता है परिश्रमी, वन में रहने वाला होता है वनवासी, यात्रा करने वाला जो होता है वो यात्री कहलाता है, नृत्य करने वाला होता है उसे नृतक कहते हैं, बांसुरी जो बजाता है उसे क्या कहते हैं? बांसुरी वादक। ठीक है, इन 5 शब्द को आपको एक शब्द के रूप में परिवर्तन करना है। जो टेक्स्ट बुक में ब्लैंक्स दी गई है उसको कंप्लीट करना है और उसमें से आपको नोट में लिखना है। ठीक है, आगे का जो है प्रश्न 5 बाकी है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ये घर पर पढ़ते रहो, लिखते रहो और फिर जितना हो सके उतना आप पढ़ो। ठीक है, जय हिंद।